हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है शैडो प्राइस, जिसे अकाउंटिंग प्राइस भी कहा जाता है। ये टॉपिक हम पढ़ते हैं पब्लिक इकोनॉमिक्स इस सेक्शन में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली ये शैडो प्राइस होता क्या है, इसे किस तरह से यूज़ करते हैं और इसके इम्पोर्टेंस क्या है। तो बेसिकली हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि ये अंडर डेवलपिंग कंट्री में ये अगर कोई भी इकोनॉमिक प्लानिंग करना है या फाइनेंशियल प्लानिंग अगर सक्सेसफुल करना है तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अंडर डेवलपिंग कंट्री में इम्पोर्टेंट माना जाता है, जिसके द्वारा ये जो पॉलिसी मेकर होते हैं या हम कहें इकोनॉमिस्ट होते हैं, इन्होंने शैडो प्राइस को यहाँ पे एक परफेक्ट यहाँ पे उस कंट्री की जो फैक्टर होते हैं प्राइसिंग एग्जैक्टली क्या है और उसकी ट्रू वैल्यू क्या है, इसे समझने के लिए ये शैडो प्राइस यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। तो ऑलमोस्ट हम देखेंगे जो अंडर डेवलपिंग कंट्री है ये सभी के सभी यहाँ पे 1955 के बाद में इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे एडॉप्ट करते हैं और इसके ज़रिए से ही अगर कोई भी यहाँ पे अगर कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे सक्सेसफुल करना है तो इस शैडो प्राइस को उतना ही इम्पोर्टेंट दिया गया है, क्योंकि अंडर डेवलपिंग कंट्री के पास लैक ऑफ कैपिटल्स होते हैं। कैपिटल की कमी होने की वजह से उस कंट्री में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं होती है और ये इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह है उस कंट्री के पास सेविंग कम होना, या फॉरेन कंट्री में जो कैपिटल फ्लो होता है वो कम होने की वजह बन जाती है। दूसरी दिक्कत उस अंडर डेवलपिंग कंट्री के पास होती है कि लेबर जो सप्लाई है और ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पे लेबर सप्लाई होती है और इस लेबर को किस तरह से यूज़ किया जाए या उस कंट्री में लोगों की जो इनकम है ये इनकम कम होने की वजह बन जाती है। उसी के साथ अंडर डेवलपिंग कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज जो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें एग्जैक्टली बैलेंस करना होता है, ये अनबैलेंस सिचुएशन दिखाई देती है। उसके साथ ये बैलेंस ऑफ पेमेंट ये मेंटेन करना या बैलेंस रखना यहाँ पे अंडर डेवलपिंग कंट्री को यहाँ पे दिक्कत देती है और ये कई ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जहाँ पे बैलेंस करना इम्पॉर्टेंट है, बट बैलेंस करने की जो कसरत होती है इस अंडर डेवलपिंग कंट्री के पास और भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो अगर कोई भी यहाँ पे प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट करना है, सक्सेस करना है तो उसके लिए ये शैडो प्राइस या अकाउंटिंग प्राइस यहाँ पे उसकी यूज़ करने के बाद ही हम इसे सक्सेसफुल कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये शैडो प्राइस एक्चुअली उस अंडर डेवलपिंग कंट्री के जो प्रोडक्शन फैक्टर होते हैं उसकी एग्जैक्टली क्या प्राइस है या एक्चुअल प्राइस क्या है, या हम कहें उसकी उस फैक्टर की ट्रू जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली क्या मार्केट के अंदर होती है, और इसी के साथ उस पॉलिसी इस शैडो प्राइस के बेस पे ही उस फैक्टर को यूज़ करके सक्सेसफुल यहाँ पे प्रोजेक्ट किया जाता है। शैडो प्राइस को डेवलप किया गया था जे टिम्बरजेन, एच.बी. चेनेरी और के.एस. क्रेटशेमर। इन तीनों इकोनॉमिस्ट ने अपने कंट्रीब्यूशन इस शैडो प्राइस के अंदर दिए हैं और वो हमें दिखाई देते हैं। जे टिम्बरजेन के बारे में अगर हम देखें तो वो एक डच इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं। उनका टाइम पीरियड रहा है 1903 टू 1994। ही वॉज द अवार्डेड द फर्स्ट नोबेल मेमोरियल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स साइंस इन 1969 में। 1969 में उन्हें पहला नोबेल मेमोरियल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स साइंस का दिया गया था। उनके बाद एच.बी. चेनेरी, इनके बारे में हमें ये पता चलता है कि वो एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं। उनका टाइम पीरियड रहा है 1918 टू 1994। He worked as the World Bank's Vice President for the Development Policy from 1972 to 1982। उनके बाद के.एस. क्रेटशेमर, ये एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं और उनका बॉर्न हुआ है 1929 में। इसी के साथ हम समझेंगे कि एक्चुअली इसकी मीनिंग क्या होती है। तो ये शैडो प्राइस की मीनिंग होती है, शैडो प्राइस इज़ रिफ्लेक्ट true value for the factors and the product for the calculations
और एस्टिमेट्स ऑफ द प्राइस इन सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज। और किसी भी कंट्री में अगर किसी प्रोजेक्ट को अगर यहाँ पे प्रोसेस में करते हैं तो उसकी प्रोसेस करने की स्टार्ट हम देखते हैं कि उसकी सोशली कॉस्ट कितनी आएगी, उसके कॉस्ट के बाद उसके आने बाने वाला जो बेनिफिट होता है ये बेनिफिट किस तरह से होता है। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसे वैल्यूएशन करने के साथ साथ वो सोशल कॉस्ट बेनिफिट्स एनालाइज किस तरह से होगा और उसके शैडो प्राइस के रिफ्लेक्ट क्या होंगे और उसकी ट्रू वैल्यू क्या होगी, यही उस प्रोडक्शन फैक्टर को यूज़ करते हुए हमें मिलते हैं। तो ये शैडो प्राइस एग्जैक्टली उस ट्रू वैल्यू को प्रेजेंट करते हैं जो उस अंडर डेवलपिंग कंट्री के पास होती है। और ये डिपेंड करती है जियोग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है वो उस कंट्री का किस तरह से है, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। और ये उस कंट्री के जो प्रोजेक्ट यहाँ पे प्रोसेस करेंगे उसकी एक्यूपेशन क्या होगी, ये तीनों जो सेक्टर होते हैं ये भी डिपेंड करते हैं शैडो प्राइस की वैल्यू जो ट्रू वैल्यू है उसे बताने के लिए। शैडो प्राइस की डेफिनेशन हमें जे टिम्बरजन ये देते हैं। वो कहते हैं शैडो प्राइस आर द प्राइसिंग इंडिकेशंस द ट्रू वैल्यू ऑफ द फैक्टर और प्रोडक्ट in the sense of the equilibrium prices. This price difference for the different time period as well as geographically separate areas and various occupations. इसे indicate किया है the case of labor. They may be derived from the market price. तो इसमें एग्जैक्टली टिम्बरजन हमें यह कहते हैं कि जो जियोग्राफिकल कंडीशन है या उसकी एक्यूपेशन है या ये टाइम टू टाइम डिपेंड होगा उस कंट्री की जो प्रोजेक्ट यहाँ पे प्रोसेस कर रही है और किस तरह से इसकी इम्प्लीकेशंस होगी ये भी डिपेंड करेगी। तो इससे हमें पता चलता है कि उस शैडो प्राइस में एक्चुअली उसकी ट्रू वैल्यू क्या है, ये हमें पता चलेगा उस फैक्टर के साथ साथ। तो यही जो टिम्बरजन ने हमें इसकी डेफिनेशन दी है। इसी के साथ हमें ई जे मिशान ये भी इसकी डेफिनेशन देते हैं। वो कहते हैं अ शैडो प्राइस इज़ द प्राइस ऑफ द इकोनॉमिक्स एट्रीब्यूट टू अ गुड्स ऑन द आर्गुमेंट दैट इट इज़ द मोर अप्रोप्रिएट फॉर द पर्पस ऑफ द इकोनॉमिक कैलकुलेशन दैन इट्स द एग्जिस्टिंग प्राइस ऑफ एनी। वो कहते हैं कि अगर उस कंट्री की इकोनॉमिकली कैलकुलेशन अगर करना है तो उसकी एक्चुअल प्राइस क्या है इसे ही यहाँ पे अजूम करना इम्पोर्टेंट है, या हम उसे उसकी जो वैल्यू है उस ट्रू वैल्यू को ही यहाँ पे जानना पहचाना जाना उतना ही इम्पोर्टेंट है, जिससे हम उसकी उस फैक्टर के साथ साथ उसकी प्रोडक्शन ले सके या हम उसकी उस कंट्री को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उसकी जो एक्चुअल प्राइस है इसे जानना ही हम उसकी प्रोजेक्ट को सक्सेस कर पाएंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नीड्स ऑफ शैडो प्राइस। शैडो प्राइस की ज़रूरत क्यों है और इसके साथ उस शैडो प्राइस की वैल्यू क्यों बढ़ती है। तो इसकी फर्स्ट ऑफ पॉइंट होता है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन के लिए, क्योंकि उस कंट्री को या अंडर डेवलपिंग कंट्री को अगर मेन स्ट्रीम में लाना है तो उसके लिए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाने पड़ेंगे जिसके साथ साथ उस कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बढ़ेगी। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर है इसको यहाँ पे सुधारना उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अंडर डेवलपिंग कंट्री की जो इम्परफेक्ट मार्केट मैकेनिज़्म है ये इम्परफेक्ट होने की वजह से और ऐसी कंडीशन यहाँ पे होती है कि कोई भी फैक्टर यहाँ पे सही तरीके से काम नहीं करता है, क्योंकि एग्जिस्ट करता है इम्परफेक्ट मार्केट। क्योंकि मार्केट में कौन सा फैक्टर किस वैल्यू पे इम्पोर्टेंट है या किस तरह से सिस्टमेटिक यहाँ पे मेथड नहीं होने की वजह से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे फैक्टर का अनइक्वल होता है। इसकी वजह क्या होगी, तो इससे इफ़ेक्ट होता है उस कंट्री में स्थिति है अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे मास लेवल पे होता है,
क्योंकि लोगों के पास यहाँ पे इनकम नहीं है, या इनकम नहीं होने की वजह से लोगों के पास यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ पे कम होता है। तो इसकी वजह क्या होती है कि जो वेज रेट है, ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है इनको ही यहाँ पे वेज रेट दिए जाते हैं, बट अंडर डेवलपिंग कंट्री के पास ऐसे भी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होते हैं या एम्प्लॉयर होते हैं जो यहाँ पे जो लेबर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही डिपेंड होते हैं, जहाँ पे ज़रूरत नहीं होने की वजह से भी यहाँ पे एक लोग जो एग्रीकल्चर के साथ साथ 10 आदमी एक के साथ काम करता है, बट उनकी आने वाली जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है ये ज़ीरो होती है, क्योंकि उनसे होने वाली जो प्रोडक्टिविटी नहीं होती है। तो इसके साथ साथ यहाँ पे अंडर डेवलपिंग कंट्री के पास अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे दिखाई देती है। दूसरी दिक्कत ये देती है कि डिफिशियंसी ऑफ फंड, जो फंड है यहाँ पे फंड होने के लिए कैपिटल फ्लो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन जाता है, बट मार्केट के अंदर यहाँ पे फंड नहीं होने की वजह से बैंक के रेट जो एग्जिस्ट करते हैं उससे ज़्यादा यहाँ पे उस कंट्री में यहाँ पे जो ओपन मार्केट में मिलने वाला जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई होता है। बट लोग यहाँ पे मार्केट के जो रेट होते हैं इंटरेस्ट के यही देखते या उसे ही लेते हैं, क्योंकि बैंक की जो पेपर वर्क होता है वो इतना डिफ़िकल्टी होता है कि और उससे मिलने वाला इंटरेस्ट और उसको लगने वाले जो डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं वो इतने क्रिटिकल होते हैं, तो इजीली और हाई इंटरेस्ट रेट पे लोग इंटरेस्ट लेने के लिए जो मार्केट से लेते हैं जो हाई रेट होते हैं बैंक रेट से। थर्ड यहाँ पे सिचुएशन आती है फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को एग्जिस्ट करता है या स्केर्सिटी होती है फॉरेन मनी की। तो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेट यहाँ पे कमज़ोर होने की वजह होती है उस कंट्री की पॉलिटिकल या पॉलिसी होती है। यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं होने की वजह ही यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेट को यहाँ पे कमज़ोर बनाती है। उस कंट्री के पास या हम अंडर डेवलपिंग कंट्री का जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है ये रिस्पॉन्स नहीं करता है प्राइस चेंजेस को। तो यहाँ पे सप्लाई साइड और डिमांड साइड ये रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, मार्केट जिस तरह से चेंज होगा उसके हिसाब से यहाँ पे सप्लाई और डिमांड ये जो रिफ्लेक्ट होते हैं या रिस्पॉन्स होता है उनका सही तरीके से नहीं आता है। उसी के साथ स्ट्रक्चरल इन इलास्टिक कंडीशन दिखाई देती है। जो स्ट्रक्चरल मार्केट का होता है वो इतना अनइलास्टिक होता है, उसमें कितने ही भी पॉजिटिव यहाँ पे चेंजेस करे फिर भी यहाँ पे चेंजेस नहीं दिखाई देते हैं। उसी के साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट ये जो कंडीशन है इसको भी सुधारने के लिए यहाँ पे शैडो प्राइस को यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल निभाती हुई दिखाई देती है। तो इसी के साथ इस ऐसे कंडीशन में यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल ज़्यादा होता है, पॉवर्टी उससे बढ़ती है, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड घटने लगते हैं और इसकी वजह से ही लोगों का उस कंट्री का जो नेशनल इनकम है वो या जीडीपी हम कहें वो घटता हुआ दिखाई देता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शैडो प्राइस को डिटर्मिनेशन किस तरह से करें। तो इसके दो मेथड होते हैं, एक होता है जनरल इक्विलिब्रियम मेथड और सेकंड होता है पार्शियल इक्विलिब्रियम मेथड। तो ये जो फर्स्ट होता है जनरल इक्विलिब्रियम मेथड, इसमें दो हमें टाइप मिलते हैं, एक होता है ट्रायल और एरर मेथड और सेकंड होता है सिस्टमैटिक मेथड। तो यहाँ पे जनरल इक्विलिब्रियम मेथड को यूज़ करते समय यहाँ पे जो ऑल फैक्टर होते हैं उसके जो लास्ट डिमांड और सप्लाई क्या है इसको ही कंसिडर करते हैं और इसके साथ यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन मिलती है। तो उसी के साथ इस हर फैक्टर की जो आने वाली स्टैटिस्टिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट किए जाते हैं और उसके साथ ही यहाँ पे वो सभी फैक्टर को यहाँ पे मैथमेटिकली साइन दे के इसको प्रेजेंट किया जाता है। तो इसके साथ ही उस कंट्री के जो यहाँ पे वैल्यूएशन किए जा रहे हैं प्रोजेक्ट को, तो उसको इसे इकोनॉमिकली प्रेजेंट करते हुए उसकी वैल्यूएशन निकाली जाती है। तो इसमें फर्स्ट ट्रायल और एरर ये मेथड यहाँ पे यूज़ करते हैं और इसे अगर ये फेल होता है तो ये ट्रायल और एरर मेथड के बाद यहाँ पे सिस्टमैटिक मेथड को यहाँ पे यूज़ किया जाता है और
इससे ही या हम कहें ये जनरल इक्विलिब्रियम मेथड यहाँ पे डिफ़िकल्टी देती है यहाँ पे मेजर करने के लिए शैडो प्राइस किस तरह से होती है, और इसकी एक्चुअल प्राइस निकालने के लिए जब ये जनरल इक्विलिब्रियम मेथड यहाँ पे फेल होगी तो यहाँ पे फिर पार्शियल इक्विलिब्रियम मेथड को यूज़ किया जाता है। इस पार्शियल इक्विलिब्रियम मेथड में यहाँ पे लेबर, कैपिटल और फॉरेन एक्सचेंज इन 3 फैक्टर को यहाँ पे फोकस किया जाता है, जिसे इंडिविजुअल मेथड से इन तीनों फैक्टर को यहाँ पे कैलकुलेशन या उसकी वैल्यू निकाली जाती है। तो यहाँ पे समझा जाता है कि ये इजी और परफेक्ट मेथड होती है जो पार्शियल इक्विलिब्रियम मेथड यहाँ पे शैडो प्राइस को निकालने के लिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है इम्पोर्टेंस ऑफ शैडो प्राइस। शैडो प्राइस यहाँ पे जब प्रोसेस में होता है तब हमें इसकी वैल्यू या इसके इम्पोर्टेंट हमें मिलते हैं, क्योंकि इसमें फर्स्ट होता है प्रोजेक्ट वैल्यूएशंस। जब ये प्रोजेक्ट यहाँ पे वर्क करता है तो उसके साथ साथ हमें उसकी वैल्यू भी मिलती है, और उसकी ट्रू वैल्यू या उसकी रियल वैल्यू क्या होती है हर फैक्टर की, ये हमें प्रोजेक्ट यहाँ पे अंडर डेवलपिंग कंट्री के साथ जब करते हैं तब हमें उसकी रियल वैल्यू हर फैक्टर की मालूम पड़ती है। तो उसी के साथ हम इसका दूसरा पॉइंट बनता है पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे शैडो प्राइस को दिया जाता है, क्योंकि पॉलिसी यहाँ पे अगर पब्लिकली पॉलिसी यहाँ पे यूज़ करते हैं बाय गवर्नमेंट, तो यहाँ पे गवर्नमेंट उसका रोल भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिससे यहाँ पे गवर्नमेंट किस तरह से लोगों को ऐसी पॉलिसी बना सकती है और उसकी वैल्यूएशन यहाँ पे निकाला जाता है। थर्ड होता है प्रोग्रामिंग। अंडर डेवलपिंग कंट्री में जो प्रोग्रामिंग करने की वजह यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे सक्सेस होगी, उसकी वैल्यू क्या है, ये सब प्रोसेस हम प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, पब्लिक पॉलिसी और प्रोग्रामिंग इन 3 मेथड से हमें शैडो प्राइस की वैल्यू हमें मिलती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है यूज़ ऑफ शैडो प्राइस। अगर शैडो प्राइस को अगर यूज़ करना है तो उसकी क्या इम्पोर्टेंट है, और इसके साथ साथ हमें यहाँ पे उसके 5 यहाँ पे जो पॉइंट्स होते हैं ये हमें मिलते हैं। फर्स्ट होता है इम्परफेक्ट मार्केट मैकेनिज़्म। इम्परफेक्ट मार्केट मैकेनिज़्म ये हमें कहता है कि मार्केट के अंदर जो सिस्टम यहाँ पे वर्क करता है ये इम्परफेक्टली यहाँ पे वर्क करने की वजह से ही प्राइस मैकेनिज़्म सही तरीके से नहीं होती है, और इसके वजह से ही यहाँ पे मार्केट में जो प्राइस है वो करेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं करती है रिलेटेड टू स्केर्सिटी। स्केर्सिटी यहाँ पे होती है और उसके साथ साथ यहाँ पे मार्केट की जो वैल्यू है वो घटी हुई दिखाई जाती है, और यहाँ पे अज्यूम किया जाता है कि यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन होगा, बट मार्केट में यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन ये एग्जिट ही नहीं करता है, या हम कहें ये अब्सेंस होता है। तो उसी के साथ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, वो रिस्पॉन्स नहीं देते हैं प्राइस चेंजेस को। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं मिल पाते हैं, जहाँ पे लेबर, कैपिटल, फॉरेन एक्सचेंज ये तीनों भी सेक्टर यहाँ पे दिक्कत देती है, या हम कहें इसे अनइक्विलिब्रियम कंडीशन में दिखाई देते हैं। उसी के साथ जो प्राइस होता है वो फेल होता है, रिफ्लेक्ट करता है, ट्रांसमिट द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द सप्लाई साइड एंड द डिमांड साइड। तो ये जो सप्लाई साइड है, डिमांड साइड है, ये रिफ्लेक्ट करता है, या हम कहें इसको रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है कि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह बन जाए। और हमारा अगला पॉइंट यहाँ पे इस इम्परफेक्ट मार्केट मैकेनिज़्म में होता है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे बनाई जाती है, यहाँ पे सक्सेसफुली या उसमें कुछ कमियां होने की वजह से यहाँ पे परफेक्टली वर्क नहीं करती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वेज रेट्स। यहाँ पे वेज रेट हमें ये कहता है कि जो अंडर डेवलपिंग कंट्री में जो ये वेज रेट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन में लेबर होते हैं, यहाँ पे मास लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं, और उनको मिलने वाला जो रेट होता है ये कम से कम होता है। हम अगर समझे कि मार्केट में अगर 100 रुपीज़ यहाँ पे पर डे अगर कोई वेज रेट है, तो उससे भी कम यहाँ पे 80 रुपीज़ में अगर हम समझे कि यहाँ पे लोगों को यहाँ पे वेज रेट दिया जाता है, उससे काम किया जाता है लेबर के द्वारा।
तो हम कहें कि यहाँ पे देख नहीं सकते हैं कि वो जो लेबर है वो स्किल वाला लेबर है अंडर, या उसके सेमी यहाँ पे स्किल है, या नॉन स्किल यहाँ पे लेबर है। बट एक ही कैटेगरी में सभी लेबर को यहाँ पे देखा जाता है और उनसे यहाँ पे जो मैकेनिज़्म है ये यहाँ पे वर्क करता है। तो उसी के साथ हम देखें कि जो नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर है इनको यहाँ पे वेज रेट या उनको मिलने वाली जो प्रॉफिट होती है ये सबसे कम होती है। और यहाँ पे हम देखें कि जो रूरल एरिया होता है उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़ीरो होती है, बट ये शैडो प्राइस हमें दिखाई देती है, कभी भी ज़ीरो नहीं होती है। तो अगर जिस तरह से अगर कोई लेबर यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है तो उसकी शैडो प्राइस यहाँ पे पॉजिटिव ही हमें दिखाई देती है। तो हम समझे कि एक्चुअल में होने वाली जो वेज रेट है और उसको मिलने वाली जो वेज रेट है इनमें जो डिफरेंस होता है यही यहाँ पे मार्केट की मैकेनिज़्म को फेल करता हुआ दिखाई देता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल एक्यूमुलेशन। कैपिटल एक्यूमुलेशन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। जो यहाँ पे फॉरेन फ्लो अगर कम है या उस कंट्री के पास इन्वेस्टमेंट कम है, ये इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह उस कंट्री की जो सेविंग है ये कम हो, तो इससे होता क्या है कि अगर कैपिटल कम होने की वजह से ही उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट होना ही इम्पॉसिबल बन जाता है। तो इसके वजह से उन लो लेवल ऑफ प्रोपेंसिटी टू यहाँ पे इन्वेस्ट होती है। तो इसी के साथ अगर कैपिटल यहाँ पे अगर लेना है तो उसकी दिक्कत और भी यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि बैंक से मिलने वाला जो इंटरेस्ट रेट है ये कम होता है, बट एक्चुअल मार्केट में मिलने वाला इंटरेस्ट ज़्यादा होता है और लोग उसी को ही ख़रीदना पसंद करते हैं, क्योंकि बैंक की डॉक्यूमेंटेशंस यहाँ पे कंप्लीट करने में और भी क्रिटिकल होती है। बट मार्केट में, ओपन मार्केट में जो मिलने वाला है इजीली यहाँ पे अवेलेबल होता है, बट उसको मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट मिलता है इजीली मिलने के साथ साथ वो इंस्टेंट लोगों को मिल जाता है। बट लोग यहाँ पे काम देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट कब और कितना इजीली बन पाए। पेपर वर्क होता है मार्केट में, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देके यहाँ पे कम पेपर वर्क से लिया जाता है। तो हम देखें कि यहाँ पे इंस्टेंट मनी वर्क यहाँ पे बैंक से होने वाली यहाँ पे फेल होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है एक्सचेंज रेट। अगर फॉरेन ट्रेड करना है तो उसके लिए एक्सचेंज रेट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्सचेंज रेट। अगर फॉरेन ट्रेड को यहाँ पे सक्सेसफुल करना है तो उस कंट्री की, या हम कहें अंडर डेवलपिंग कंट्री की, जो एक्सचेंज रेट है ये फिक्स होना चाहिए। एक ऐसे टाइम पे ये वर्क करना चाहिए जिससे यहाँ पे जो लेन देन है उस कंट्री की एक फ़िक्स ऐसे, या हम कहें कि एक ऐसे लेवल तक यहाँ पे समझा जाए कि इससे हम फॉरेन ट्रेड कर सकते हैं। बट ये स्केर्सिटी ऑफ फॉरेन ट्रेड की वजह से ये फेल होता है, क्योंकि उस अंडर डेवलपिंग कंट्री की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये यहाँ पे वर्क करती नहीं है परफेक्टली। तो इसकी वजह से ही यहाँ पे करंट रेट होता है मनी का ये लो होता है, और यहाँ पे उस कंट्री की जो पॉलिटिकल सिस्टम जो पॉलिसी बनाती है ये यहाँ पे और भी यहाँ पे दिक्कत देने वाली बन जाती है, और उससे ही यहाँ पे एक्सचेंज रेट होता है ये कम होता है मार्केट के जो एक्सचेंज रेट पे कम होने की वजह से। और फॉरेन जो ट्रेड होता है उसकी जो वैल्यू है और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और जो डोमेस्टिक यहाँ पे जो वैल्यू है वो कम होती हुई दिखाई देती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। जब यहाँ पे सभी सिस्टम यहाँ पे फेल होते हैं, जो सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली यहाँ पे जो सिचुएशन यहाँ पे परफेक्टली यहाँ पे वर्क नहीं करते हैं, या हम कहें मार्केट मैकेनिज़्म यहाँ पे अनइक्वली यहाँ पे वर्क करता है, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ने की यहाँ पे जो प्रेशर है ये प्रेशर और भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है, और उसी के साथ उस कंट्री के यहाँ पे जो प्रॉब्लम होते हैं और भी बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे शैडो प्राइस से ही हम देखें तो सोशल बेनिफिट एंड कॉस्ट किस तरह से पॉलिसी को इम्प्लीमेशंस इसे परफेक्टली वर्क करे या हम इसे किस तरह से यूज़ करें, ये हमें शैडो प्राइस से ही मिल पाएंगे। शैडो प्राइस की इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम
इस डायग्राम के साथ उसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है। हम देखते हैं कि अगर कोई एक प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट यहाँ पे उस अंडर डेवलपिंग कंट्री में यहाँ पे वर्क कर रहा है या उसकी प्रोसेस हो रही है, तो उसकी प्रोसेस होने के पहले यहाँ पे एक क्या कंडीशन होगी या किस तरह से यहाँ पे वर्क होता है, यह हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखें कि अगर ये प्रोसेस होने से पहले यहाँ पे क्या कंडीशन थी, जो प्रोसेस होने से पहले की कंडीशन यहाँ पे इस डायग्राम में हमें एक्स एक्सिस पे यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द इरिगेशन वाटर और वाई एक्सिस पे हमें प्राइस दिखाई देती है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे इरिगेशन वाटर सप्लाई का, किस तरह से इस प्रोजेक्ट में होता है और किस तरह से यहाँ पे जब ये शैडो प्राइस और इसकी प्रोसेस होती है तो ये किस तरह से इक्विलिब्रियम कंडीशन में मिलती है। तो यहाँ पे इरिगेशन वाटर जो डिमांड और उसकी सप्लाई किस तरह से है, तो यहाँ पे ये प्रोसेस होने से पहले की कंडीशन, यहाँ पे उस फार्मर को हम देखें कि अगर OQ1 इतनी उसकी यहाँ पे डिमांड है और इस डिमांड पे या हम कहें उसकी इतनी उसकी क्वांटिटी को क्या प्राइस लगाया जाता था, तो उसकी प्राइस OP1 इतनी प्राइस यहाँ पे लगाई जाती थी। तो यहाँ पे उसकी कितनी थी, इसकी डिमांड OQ1 थी, बट उसकी डिमांड OQ होने के साथ साथ इस प्राइस पे P1, बट गवर्नमेंट यहाँ पे उसको कितना सप्लाई देता था, उसको सप्लाई देता था यहाँ पे C। यहाँ पे उसकी डिमांड तो यहाँ पे Q1 तक थी ही, उसकी डिमांड यहाँ पे OQ1 तक ही थी और उसको प्राइस OP1 तक लगाया जाता था, बट उसको गवर्नमेंट उसकी जो सप्लाई है वाटर की, उसकी डिमांड से ज़्यादा सप्लाई होता था। उसकी सप्लाई OQ2 तक उसको सप्लाई मिलता था। उसकी डिमांड यहाँ पे F पॉइंट पर थी, बट उसको सप्लाई मिलता था C पॉइंट तक। P1 से C पॉइंट तक उसे सप्लाई मिलता था। तो ये जो F और C इतना जो डिफरेंस है, ये कहीं वेस्ट हो जाता था या उसका यूज़ नहीं परफेक्टली होता था, तो ये वेस्ट उसका जो सप्लाई है वो होता था। बट उसके बाद जब यहाँ पे उस पे स्टडी किया जाता था और यहाँ पे और भी उसकी, या हम कहें इसकी जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे किस तरह से इम्प्लीकेशंस यहाँ पे परफेक्टली किया जाए, तो यहाँ पे जो डिमांड थी OQ1 थी, तो गवर्नमेंट यहाँ पे प्राइस कम करती है। जब प्राइस कम करती है तो यहाँ पे प्राइस P2 हो जाती है। जब P2 प्राइस हो जाती है, P1 से P2 तक जब प्राइस हो जाती है, तो यहाँ पे प्राइस कम होने की वजह से वाटर की जो सप्लाई है, उस सप्लाई पे ज़्यादा और डिमांड बढ़ जाती है। तो डिमांड यहाँ पे OQ1 से Q2 तक यहाँ पे डिमांड बढ़ती है। बट अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो डिमांड है, ये डिमांड ये पॉइंट H पॉइंट तक है, बट उसकी सप्लाई अब यहाँ पे G पॉइंट तक, मतलब यहाँ पे प्राइस कम कर ली गवर्नमेंट ने। हम समझे कि P2 तक प्राइस कम कर ली, P1 से P2 तक, तब यहाँ पे उसकी सप्लाई G पॉइंट तक है, बट प्राइस कम होने की वजह से उस प्रोजेक्ट का वैल्यू बढ़ा और उसकी ज़रूरतें बढ़ी, तो ये ज़रूरतें हमें H पॉइंट तक मिली है। बट ये ऐसी कंडीशन, दोनों भी कंडीशन, जो प्रीवियस कंडीशन यहाँ पे जो डिमांड हमारी थी Q1 तक थी, और अब उसके बाद जो प्राइस कम होने के साथ साथ जो हमें अभी जो डिमांड हमारी बढ़ी है OQ2 तक, बट ये मैकेनिज़्म यहाँ पे इम्परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो इसको अगर सही तरीके से यहाँ पे किस तरह से प्रोसेस किया जाए, तो ये प्रोसेस यहाँ पे शैडो प्राइस ही हमें परफेक्टली बता सकती है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे प्राइस P3 तक रखेंगे और उसकी जो डिमांड और सप्लाई हमें E पॉइंट तक मिलेगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, OQ3 तक यहाँ पे उसकी डिमांड और सप्लाई रखेंगी, जो एक दूसरे को यहाँ पे E पॉइंट तक यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, और ये
प्राइस यहाँ पे P3 तक हमें इस कंडीशन में हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन मिल पाती है। तो इस तरह से हमें एक ऐसी वैल्यूएशन प्रोजेक्ट की मिलती है जहाँ पे परफेक्टली उतना ही उसका सप्लाई हो जितना उसकी डिमांड है, और इससे सही तरीके से उस प्रोजेक्ट की वैल्यू निकल आती है। तो यहाँ पे उस इरिगेशन वाटर की जो सप्लाई क्या है और किस तरह से उसकी डिमांड यहाँ पे फुलफ़िल होती है, और उसकी प्राइस भी यहाँ पे मिनिमम या उसको या उस फार्मर को यहाँ पे इजीली यहाँ पे दे सके, इस ऐसी प्राइस यहाँ पे मेंशन की जाती है, और इससे उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल किया जाता है। इसी के साथ हमारा लास्ट पॉइंट बनता है उसकी कुछ लिमिटेशन है या उस पे कुछ क्रिटिक्स किए गए हैं शैडो प्राइस पे। तो वो क्या है, तो उसमें फर्स्ट है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा ऑफ स्टैटिस्टिक परफेक्टली। जो यहाँ पे डेटा है जो स्टैटिस्टिक का, वो परफेक्टली यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है। जो अंडर डेवलपिंग कंट्री की जो मैकेनिज़्म है अनपरफेक्टली यहाँ पे वर्क करने की वजह से ये जो डेटा है वो परफेक्टली अवेलेबल नहीं होता है। सेकेंड है पर्पस ऑफ द यूजिंग शैडो प्राइस। तो इसकी जो पर्पस है ये क्या एग्जैक्टली वर्क करेगा, किस सेक्टर को ये बिलोंग करेगा, तो इसकी जो डेफिनेशन में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे कई इकोनॉमिक्स कहते हैं। थर्ड हमारा है इसमें देखा जाता है स्टैटिक्स एंड टाइमलेस मेथड। इसमें ये जो प्रोसेस है वो स्टैटिक है, और इसमें कितना यहाँ पे जो टाइम लगने वाला है, यहाँ पे जो लॉन्ग टाइम में यहाँ पे चलने वाला कॉन्सेप्ट जो ज़्यादा टाइम खा सकता है, तो ये टाइमलेस मेथड यहाँ पे देखा जाता है। हमारा फोर्थ पॉइंट है द शैडो प्राइसिंग फेल टू रिफ्लेक्ट द सोशल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन द लॉन्ग रन। जो लॉन्ग रन में यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हुए जो सोशल अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे फेल करती हुई दिखाई देती है। हमारा फिफ्थ यहाँ पे पॉइंट है अजूम किया गया है फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे रियलिस्टिक में यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिफ़िकल्टीज इन द डिटरमिंग शैडो प्राइस इन द हाई कैपिटलिज्म ऑप्शनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट क्रिएटिंग। जो यहाँ पे प्रोजेक्ट यहाँ पे लिया जाता है उसमें हाई कैपिटलिज्म यहाँ पे सिस्टम में यहाँ पे या ऑप्शनल या कॉम्प्लीमेंट्री अल्टरनेटिव यहाँ पे प्रोजेक्ट को यहाँ पे मेजर करने के लिए यहाँ पे डिफ़िकल्टी क्रिएट करती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इम्परफेक्ट मैकेनिज़्म इन द गुड्स मार्केट एंड फैक्टर मार्केट। यहाँ पे इम्परफेक्ट या हम कहें अंडर डेवलपिंग कंट्री की जो मार्केट होती है गुड्स मार्केट एंड फैक्टर मार्केट, यहाँ पे इनपरफेक्टली मैकेनिज़्म वर्क करने की वजह से ये फेल हो जाती है, जो शैडो प्राइस यहाँ पे अनआंसर यहाँ पे करती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिफ़िकल्टी टू डिटर्मिनेशंस इन द पब्लिक एंड प्राइवेट प्रोग्रामिंग। यहाँ पे दो तरीके के यहाँ पे जो प्रोग्राम है या प्रोजेक्ट हम देखें कि यहाँ पे वर्क करेंगे, तो इसमें यहाँ पे डिफ़िकल्टी है कि यहाँ पे पब्लिक जो प्रोग्राम है वो किस तरह से वर्क करेगा और जो प्राइवेट प्रोग्राम है ये किस तरह से वर्क करेगा, क्योंकि दोनों की जो लोगों को गुड्स एंड सर्विस देने की जो प्रोसेस है यहाँ पे दोनों की प्राइस में डिफरेंस हमें दिखाई देगा। और कई यहाँ पे हम देखें कि जो गवर्नमेंट यहाँ पे जो पॉलिसी हमें कुछ सर्विस देता है, इसमें जो मिलने वाली या उसकी होने वाली जो प्राइस होती है वो कम होती है, या हम देखें जो प्राइवेट सेक्टर से हमें जो प्रोग्रामिंग मिल रहा है उसकी जो प्राइस होती है वो ज़्यादा होती है। तो दोनों की जो डिफ़िकल्टी यहाँ पे हम देखें कि किस तरह से हमें दोनों से मिलने वाला जो बेनिफिट है हम कहें या हमको सर्विस मिलने वाला है, उसमें दोनों की गुड्स की प्राइस में डिफ़िकल्टी या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि लिमिटेशंस ऑफ द प्रोसेसिंग वर्क। यहाँ पे शैडो प्राइस यहाँ पे जो वर्क करता है तो उसकी कई यहाँ पे लिमिटेशन होती है, उसकी लिमिटेशन की वजह से यहाँ पे शैडो प्राइस यहाँ पे परफेक्टली यहाँ पे अंडर डेवलपिंग कंट्री में वर्क करता हुआ, या हम देखें कि एग्जैक्टली जो ट्रू वैल्यू है या रियल वैल्यू है ये दिखाने में यहाँ पे शैडो प्राइस यहाँ पे कई अंडर डेवलपिंग कंट्री में फेल होती हुई दिखाई देती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।